हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की जो सैन्य संगठन है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने दोस्तों बात की है कि दिल्ली सल्तनत की जो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ लिया था। आज हम दिल्ली सल्तनत का जो सैन्य संगठन है दोस्तों, इस सैन्य संगठन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत, यानी कि हम कह सकते हैं सल्तनत सल सल्तनत सल्तनत कालीन सैन्य जो संगठन है उस सैन्य संगठन की हम बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिएगा, हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, जो सल्तनत काल के अंदर जो सेना का जो संगठन था दोस्तों, वो कैसा था दोस्तों? ये दोस्तों दशमलव पद्धति पर आधारित था। कैसा था दोस्तों? दशमलव पद्धति पर आधारित था। दशमलव पद्धति दोस्तों, ये दशमलव पद्धति थी दोस्तों, तुर्कों और मंगोलों की ये देन है दोस्तों। इन तुर्कों और मंगोलों की देन के आधार पर दोस्तों जो सल्तनत काल के अंदर जो सेना का जो संगठन किया जाता था वो इस पद्धति पर ही किया जाता था, जो तुर्कों की और मंगोलों की देन थी दोस्तों। ये दशमलव जो पद्धति है इसके अंदर आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जो बलबन ने सर्वप्रथम सैन्य संगठन विभाग की स्थापना की थी। आपको पता है कि दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश का जो शासक था बलबन है, और इस बलबन ने ही दोस्तों सैन्य संगठन का एक डिपार्टमेंट अलग से इसकी स्थापना की थी, जिसका नाम दोस्तों उसने क्या रखा था? दीवान ए अर्ज। याद रखिएगा, दीवान ए अर्ज इस सैन्य संगठन का नाम ये रखा था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। तो जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया, यानी कि एक तरफ से हम कह सकते हैं कि बलबन ने 200 सैन्य संगठन की स्थापना की, और इसका नाम से दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी वंश का जो शासक था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने तो दोस्तों स्थायी सेना का यानी कि जो स्थायी सेना का संगठन किया, और इन सेना को दोस्तों यानी कि नकद वेतन देना प्रारंभ किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यानी कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना का संगठन किया और दोस्तों उसने नकद वेतन देना प्रारंभ किया था। तो ऐसा शासक कौन था दोस्तों? यानी खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा और भी हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत है यानी कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य जो संगठन व्यवस्था थी दोस्तों, वैसे तो सैन्य व्यवस्था की दोस्तों जो शुरुआत तो दोस्तों जो इल्तुतमिश था दोस्तों, इस इल्तुतमिश के द्वारा ही इस सैन्य व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। और इस सैन्य व्यवस्था की हम बात करें तो इस सैन्य व्यवस्था को इल्तुतमिश ने एक विभाग के रूप में उसको नाम दिया, और उस विभाग का नाम था दोस्तों हास्म ए कल्ब। क्या नाम है दोस्तों? ये इसका नाम है हास्म ए कल्ब। क्या नाम है दोस्तों? हास्म ए कल्ब के नाम से इसको जान सकते हो दोस्तों। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन बातें हमने बात कर ली दोस्तों। एक तो क्या हमने बात की थी कि जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सेना का जो संगठन था दोस्तों, वो दशमलव पद्धति के आधार पर संगठित किया गया था, और ये दशमलव पद्धति तुर्की और मंगोलों की देन थी। और सबसे पहले जो सैन्य संगठन की विभाग की स्थापना करने वाला दोस्तों गुलाम वंश का जो शासक था दोस्तों बलबन के द्वारा इसकी संगठन की स्थापना करते हैं, और जिसको दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। और खिलजी वंश का जो शासक था तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया गया था, और स्थायी सेना के गठन के साथ साथ इन सैनिकों को दोस्तों नगद वेतन देना प्रारंभ किया गया था। वैसे तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो इल्तुतमिश था दोस्तों, इस इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले सैन्य व्यवस्था की शुरुआत की थी, और इस सैन्य व्यवस्था में दोस्तों इस सैन्य व्यवस्था का नाम दिया था हास्म ए कल्ब के नाम से जाना जाता था। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का वर्गीकरण किया दोस्तों, और उसने सैनिकों का वर्गीकरण दोस्तों मंगोल सेना के आधार पर किया गया था। एक सैनिक होते थे अमीरात ए हजारा और अमीरात ए तुमुन, ये दो प्रकार के सैनिक होते थे। यानी कि उसने अमीरान ए हजारा और अमीरान ए तुमुन के नाम से जाना जाता था। ये दो प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं।
जो दोस्तों सेना थी, सेना में सबसे छोटी जो टुकड़ी हुआ करती थी उसको टुकड़ी 10 घुड़सवारों की होती थी, यानी कि सेना के अंदर 10 घुड़सवारों की टुकड़ी होती थी। ये सैन्य व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती थी। और इन 10 घुड़सवारों का जो अध्यक्ष होता था दोस्तों, उसको दोस्तों सरखेल कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि सेना में सबसे छोटी टुकड़ी 10 घुड़सवारों की होती थी, और इन 10 घुड़सवारों के ऊपर एक अध्यक्ष होता था, उसको सरखेल के नाम से जाना जाता था। और 10 सरखेलों के ऊपर दोस्तों एक सिपह सालार होता था। याद रखिएगा, 10 घुड़सवारों की सेना की टुकड़ी के ऊपर दोस्तों एक अध्यक्ष होता था सरखेल, और 10 सरखेलों के ऊपर दोस्तों एक होता था सिपह सालार होता था। और 10 सिपह सालार के ऊपर दोस्तों एक अमीर हुआ करता था, और 10 अमीरों पर दोस्तों एक मलिक हुआ करता था, और 10 मलिकों के ऊपर दोस्तों एक खान हुआ करता था। तो हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों, सेना में सबसे सबसे बड़ी जो सबसे छोटी जो इकाई होती थी दोस्तों, वो क्या होती थी? सरखेल। ठीक है, और सबसे सबसे छोटी तो ये थी सर्किल, और सबसे बड़ी होती थी खान। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, जो बर्नी है, इतिहासकार बर्नी है, इस बर्नी के द्वारा ये उल्लेख किया गया है। इसने कहा कि दोस्तों, इसने ये कहा कि 10 जो सरखेल होता था, यानी कि 10 घुड़सवारों की जो टुकड़ी का जो प्रधान होता था, उसको क्या कहा गया? सरखेल। और 10 सरखेल होते थे। इस 10 सरखेलों का प्रधान होता था सिपह सालार होता था। और 10 सिपह सालार के ऊपर एक प्रधान होता था जिसको अमीर कहा जाता था। और 10 अमीरों पर होता दोस्तों एक मलिक हुआ करता था। और 10 मलिकों पर दोस्तों एक खान हुआ करता था। हम यूँ कह सकते हैं कि सेना की सबसे बड़ी इकाई खान, और सेना की सबसे छोटी इकाई क्या होती? सरखेल होती थी। तो आई होप्स डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। देखिएगा, बात करते हैं आगे की। देखिए दोस्तों, इस प्रकार सेना की सबसे जो छोटी इकाई होती थी दोस्तों, इसको सरखेल कहा जाता था। और सेना की सबसे बड़ी इकाई होती थी, उसको खान कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, तो ये वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, इनको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, जो सल्तनत सैन्य संगठन है ना, वो तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। मैंने अभी आपको बताया था कि जो 10 मल्लव पद्धति पर आधारित थी दोस्तों सेना का संगठन, है ना। ओके, 10 मल्लव। ठीक है, 10 मल्लव पद्धति पर आधारित थी। तो ये 10 मल्लव जो पद्धति थी दोस्तों, वो तो दोस्तों तुर्की और मंगोलों की पद्धति के आधार थी, इसके आधार थी थे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था। अभी मैंने आपको बताया था कि दीवान ए अर्ज किसको कहा गया? सैन्य विभाग होता था, उसको दीवान ए अर्ज कहा जाता था। और इस दीवान ए अर्ज के प्रधान को दोस्तों आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, यानी कि सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था, और इस दीवान ए अर्ज का जो प्रधान होता था उसको कहा जाता था आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। ठीक है, देखिएगा, सेना का जो प्रधान सेनापति दोस्तों, वैसे तो सुल्तान हुआ करता था दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ये देखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सुल्तान। ठीक है दोस्तों, ये सुल्तान है, याद रखिएगा। तो सेना का प्रधान होता था सुल्तान, यानी कि सबसे बड़ी इकाई वैसे तो खान हुआ करती थी, लेकिन इसके ऊपर भी क्या होता था दोस्तों, यानी कि जो सुल्तान होता वो ही सेना का प्रधान होता था। ठीक है, देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने तो घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा को भी प्रारंभ किया। अभी मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, जो बड़ा ही बहुत ही खूंखार शासक था दोस्तों। उसने हमारे दक्षिण भारत पर उसने आक्रमण किया। हम यूँ कह सकते हैं विश्व विजेता बनने की ये सोच रखता था दोस्तों, इसलिए इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा गया है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि स्थायी सेना का गठन किया, साथ ही स्थायी सेना को दोस्तों नगद वेतन देने की प्रथा भी उसने प्रारंभ की गई। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ और भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए थे कि घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का जो हुलिया बदलने की प्रथा भी उसने लागू की। तो ये 4 बातें आप याद रखिएगा। स्थायी सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, सेना को नगद वेतन भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया, घोड़ों को दागने की प्रथा तो सैनिकों की हुलिया बदलने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी दोस्तों। ठीक है,
देखिएगा, इल्तुतमिश ने तो सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर, हाँ देखिएगा दोस्तों, यानी कि इल्तुतमिश था दोस्तों, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश का शासक था। तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों इसकी जो पुत्री है रजिया सुल्तान, यानी कि रजिया सुल्ताना ही शासक बनती है दोस्तों। ठीक है, तो इसने इल्तुतमिश ने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पे दोस्तों एकता प्रदान किया, यानी कि भूमि प्रदान की थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तो दोस्तों इस एकता प्रथा को लास्ट में जाके बंद कर दिया जाता है और दोस्तों नगद वेतन प्रारंभ कर दिया जाता है देना सैनिकों को। ठीक है, तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर एकता प्रदान किया। लेकिन दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी ने एकता देने की प्रथा को तो समाप्त कर दिया गया और नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था सैनिकों को। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों एक बहुत बड़ा काम किया, यानी कि सैनिकों की आनुवंशिक आधार पर नियुक्ति की गई। ये इसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी दोस्तों, यानी कि सैनिकों की आनुवंशिक आधार पर नियुक्ति की गई थी। इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हो गया था यहाँ पर, यानी कि उसकी सेना सुसंगठित नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों सेना के अंदर जो भर्ती है वो भी आनुवंशिक कर दी गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सैनिकों की जो आनुवंशिक आधार पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। और दोस्तों उसने सेना के अंदर दासों को भी भर्ती किया, यानी कि दासों को भी सेना के अंदर भर्ती करने की परंपरा इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सेना में बाबर के आने से पूर्व तोपें तो नहीं थी, लेकिन क्या थी दोस्तों, पत्थर फेंकने वाली मशीनें थी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो सेना सबसे पहले जो तोप का प्रयोग दोस्तों युद्ध में बाबर के द्वारा किया जाता है। एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों उसमें, और खानवा का जो युद्ध होता है 1527 ईस्वी में, यानी कि जो राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था, उसमें भी तोपों का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले भारत के अंदर दोस्तों बाबर के द्वारा ही तोपों का प्रयोग किया गया था। लेकिन दोस्तों सेना में बाबर के आने से पूर्व यानी पहले, यानी कि पत्थर फेंकने की मशीनों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो बाहुबली जो एक मूवी है उसमें भी एक आपको युद्ध की जब लड़ाई होती थी तब उसमें पत्थर फेंकने की मशीन का प्रयोग किया गया था। तो ऐसे दोस्तों बाबर से पहले दोस्तों पत्थर फेंकने की मशीनों का प्रयोग किया गया था। लेकिन जैसे बाबर आता है तो बाबर ने तोपों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया, इसीलिए उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त की और खानवा के युद्ध में भी विजय प्राप्त की थी दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं आइए। देखिए दोस्तों, सेना के भागों की अगर बात करें, यानी कि सेना के कितने भाग थे दोस्तों, वैसे तो 3 भाग थे। एक तो घुड़सवार सेना, यानी कि घुड़सवार सेना तो दोस्तों ये मुख्य सेना थी। एक गज सेना, एक हाथियों की सेना थी, और दोस्तों एक पैदल सेना जिसको पाथक के नाम से भी जाना जाता था। ये 3 प्रकार सेना के 3 भाग थे, घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। इस समय सेना 2 भागों में विभक्त थी दोस्तों। किस समय, जब इसे हम बात कर रहे थे सल्तनत काल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो सेना के 2 भाग थे। एक तो हास्म ए कल्ब, ठीक है, हास्म ए कल्ब, इस हास्म ए कल्ब को कल्ब ए सुल्तानी के नाम से भी जाना जाता था। और दूसरा जो भाग था सेना का, हास्म ए तरफ दोस्तों, तो ए तरफ और एक सुल्तानी या कल्ब, यानी कि हास्म ए कल्ब या हास्म कल्ब ए सुल्तानी, ये दोस्तों राजधानी जो कैपिटल थी दोस्तों दिल्ली सल्तनत की, वहाँ पर नियुक्त की जाती थी सेना को। और जो प्रांतों के अंदर नियुक्त की जाती थी, इस हासम ए तरफ को नियुक्त किया जाता था इस सेना को। तो ये 2 भाग थे सेना के। ठीक है दोस्तों, एक थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके एक बात कर लेते हैं कि दोस्तों बलबन है ना पहला शासक था जिसने किले बनाने पर बहुत ध्यान दिया था दिल्ली सल्तनत के अंदर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इस काल में, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सेना सेना 4 प्रकार के, सेना के अंदर 4 प्रकार के सैनिक होते थे। तो ये याद रखिएगा, 4 प्रकार के सैनिक कौन कौन होते थे दोस्तों, देखिएगा। एक होता था वे सैनिक जो सुल्तान के सैनिक के रूप में भर्ती किए जाते थे। हम यूँ कह सकते हैं कि जो ऐसे जो सैनिक होते थे, जो ऐसे सैनिक होते थे जो सुल्तान के बड़े विश्वास पात्र होते थे, यानी कि उसको हम कह सकते हैं अंगरक्षक के रूप में वो काम करते थे। ऐसे सैनिकों को शाही अंगरक्षक या खास खेल के नाम से जाना जाता था। दूसरे सैनिक होते थे दोस्तों, वे सैनिक जो प्रांत इक्तेदारों तथा सरदारों द्वारा भर्ती किए जाते थे, यानी कि प्रांत के अंदर जो इक्तेदार होते थे, वो बड़े सरदार होते थे, अमीर होते थे, उनके द्वारा इनकी भर्ती की जाती थी। तीसरे होते जो
अस्थायी रूप से युद्ध में अवसर पर भर्ती किए जाते थे। यानी कि संकटकालीन परिस्थिति के अंदर जैसे युद्ध होने वाला है तो उनको अस्थायी रूप से उनको नियुक्त किया जाता था, यानी कि उनकी भर्ती की जाती थी। जैसे युद्ध समाप्त होता था तो उनके पद से उनको हटा दिया जाता था। तो वो अस्थायी सैनिक हुआ करते थे। और दोस्तों चौथा होता था स्वयंसेवक मुसलमान थे, जो हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सेना में सम्मिलित होते थे। यानी कि ये स्वयंसेवक मुसलमान होते, ये सिर्फ हिंदुओं से युद्ध करने के लिए उनको सेना में भर्ती किया जाता था दोस्तों। तो दोस्तों ये तो आज हमने बात की जो सैन्य संगठन के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों खुश रहिएगा और अपने बड़ों से और अपने छोटों को खुश रखिएगा। और दोस्तों मास्क लगा के रखिएगा, डिस्टेंस बना के रखिएगा। और दोस्तों सभी को इंस्ट्रक्शन दीजिएगा कि कोरोना से बचे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।